एक आतंकवादी को आतंकवादी ही बोलता हूँ। मैं आतंकवादी को अननोन गन मैन नहीं बोलता, जो आप कश्मीर के कई सारे पत्रकारों के मुंह से सुनेंगे। इतना उनमें दम नहीं है। आशीष कोहली की शादी हो चुकी है, ये इसकी शादी हुई है और एक बार डाइवोर्स भी हुआ है। तो वेलकम आशीष भैया टू माय ओन पॉडकास्ट। तो सबसे पहले मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी जर्नी के बारे में जानने के लिए। आपके मुंह से बहुत कुछ सुना है यूट्यूब पे, कई सारे ब्लॉग्स में आपके बारे में, बट आज मैं जानना चाहता हूँ एक 10th पास स्टूडेंट का सिटी केबल में काम करना, उधर से लेके डोगरा जर्नलिस्ट, जेके मीडिया के टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट तक, क्या जर्नी रही है आपकी? बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब, आपका भी और आपके यूट्यूब चैनल का भी। आपने अप्रोच किया और कोशिश की कि मेरे बारे में लोगों को पता चले। आप भी काफ़ी स्टडी करके आओ मेरे बारे में। 10th क्लास में जब मैं था तो तब मैंने ज्वाइन किया था सिटी केबल। पता नहीं कितने लोग जानते हैं सिटी केबल के बारे में कि नहीं जानते। एक चैनल हुआ करता था ऐसे ना, उसका जो प्रोमो चलता था ना, लोगो चलता था, वो टेलीविज़न के अंदर टेलीविज़न चलता था ऐसे ना, सिटी केबल टाइप। याद है सर। टेढ़ा सा थोड़ा सा। तो वो तो बड़ा पॉपुलर था, तो हमारे जम्मू में बड़ा नाम होता था सिटी केबल। सिटी केबल एक ही चैनल, एक ही था, तो वहीं पे बाकी सब चैनल देखने को मिलते थे। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, वहाँ पे मैंने काम करना स्टार्ट किया था। और कोई जर्नलिस्ट नहीं बना था वहाँ जाके मैंने। मेरे को पोस्ट जर्नलिस्ट की नहीं मिली थी, कोई कैमरामैन की नहीं मिली थी, एक ऑफिस बॉय की पोस्ट मिली थी। तो छोटा मोटा काम करना, चाय तक बनाई है अपने बॉस के लिए, और क्लीनिंग डस्टिंग ये सारा काम किया। बट पढ़ाई के साथ साथ एक शौक़ था कि कुछ करना है। तो वहाँ पर जितने हमारे कैमरा पर्सन्स आते थे, तो तब दो ही चीज़ें थी, या तो कैमरे के सामने आओ तो या कैमरे के पीछे रहो। बिल्कुल। तो उस टाइम कैमरे के सामने आने का तो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो मैंने कहा चलो जी कैमरा ही चलाते हैं, क्योंकि एक वो शौक़ होता है ना, एक 15 साल का लड़का, कैमरा, लाइटें, है ना, उसके अंदर व्यू फाइंडर में कुछ देखने को मिलता है, बटन है ना, उसमें कोई कोई अट्रैक्ट करती है चीज़ें। सब्जेक्ट सामने बैठा है, वो कैमरे के अंदर दिख रहा है, तो बड़ा वो लगता है। तो मैंने कहा चलो कैमरा सीखते हैं। तो कैमरा सीखने के लिए हाथ डाला, तो बड़े सारे हमारे वहाँ कैमरा मैन थे, तो वो मना करते थे, नहीं नहीं ख़राब हो जाएगा, इसको हाथ नहीं लगाते। जैसे हमारे भी घर में कोई सामान कोई बच्चा पकड़ता तो हम बोलते मोबाइल ख़राब हो जाएगा, तो वैसे ही बोलते थे, तो हाथ नहीं लगाने देते थे। लेकिन फिर भी चलिए, डांट शांट सुन के कैमरा का स्टैंड उठाते उठाते, ट्राईपॉड उठाते उठाते कैमरा चलाना सीख लिया। फिर जर्नी शुरू हो गई, एक कैमरामैन की जर्नी शुरू हुई। उससे पहले असिस्टेंट कैमरामैन काम किया मैंने। उसके बाद मेरे को मौका मिला था टेक वन चैनल में काम करने का। फिर टेक वन चैनल के साथ मैंने 9 साल काम किया। स्टार्ट एज ए असिस्टेंट कैमरामैन किया था, उसके बाद थोड़ा सा प्रमोट हो गया, तो स्टूडियो में ऑपरेटिव कैमरामैन की जॉब मिल गई। मल्टी सेटअप प्रोग्राम्स में काम किया, कई सारे कैमराज ऑपरेट किए। फिर उसके बाद दिल्ली जाने का मौका मिला, दिल्ली गया। यहाँ पर टेक वन चैनल में कुछ बॉस के साथ हो गई थी अनबन सी, तो मैं जॉब छोड़ के चला गया था। फिर दिल्ली चला गया, मैंने सोचा कि अब मैं तो कैमरामैन बन गया हूँ, दिल्ली में इतने चैनल्स हैं, तो टीवी चैनल्स वाले तो बोलते हैं हम बड़े निष्पक्ष हैं, कोई भी हमारे पास आए हम टैलेंट को देखते हैं। मैंने कहा चलो जी टैलेंट को देखते हैं, मैं भी अपना टैलेंट दिखाता हूँ। टैलेंट दिखाने के लिए दिल्ली गया। आज तक चैनल, जी न्यूज़, स्टार टीवी, कई सारे चैनल थे, इंडिया टीवी, वहाँ जाके रिज्यूम बांटने शुरू कर दिए। और लगा कि शायद ये रिज्यूम देख के नौकरी मिल ही जाएगी, लेकिन वो रिज्यूम सिक्योरिटी गार्ड तक ही रह जाते थे, वो पहुँचते ही नहीं थे ऊपर। तो जो ये बातें की जाती है ना कि भाई आपके पास टैलेंट है तो आपको जॉब मिल सकती है मीडिया में, तो वो बातें किताबी हैं। किताबी। ग्राउंड में ये चीज़ होती नहीं है। शायद कई मीडिया कर्मियों को ये सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा, अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये सच है, क्योंकि सच को मान लेना चाहिए। बिल्कुल, है ना, ऐसा हम बोले कि नहीं ऐसा होता नहीं है, तो ऐसा होता है। मेरे साथ हुआ है, कई सारों के साथ होता है। जिनके साथ हुआ है वो आज मेरी बात से वाकिफ़, इस चीज़ से सेटिस्फाइड होंगे कि ये बंदा जो है ये सही बोल रहा है। बस उसके बाद वहाँ पर मुझे एक शख्स मिले,
मैं एक और शख्स का नाम यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे को 10th क्लास में सिटी केबल में जॉब दिलवाई थी। वो मेरे अंकल हैं, मिस्टर अजय पुरी। मैं हर बार उनका नाम लेता हूँ। दिल्ली में जो मुझे शख्स मिले उनका नाम है रशपाल जी। उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि अभी तो दिल्ली में कोई जॉब नहीं है, बट तू अपना नंबर मुझे दे जा, मैं तेरे को ज़रूर बताऊंगा जब भी कोई जॉब आती है। तो फिर मैं दिल्ली से चला गया घूम फिर के। उसी बीच में मैंने वहाँ पर एक कॉल सेंटर में भी काम किया, क्योंकि घर की फाइनेंशियल कंडीशन थी नहीं, तो दिल्ली में रहना भी था, कमरे का किराया भी देना था, खाना भी था कुछ। तो कॉल सेंटर में जॉब की 2 महीने। फिर जम्मू आ गया। इसी बीच में रशपाल जी को जो नंबर दिया था, उन्होंने मुझे कॉल किया कि ऐसे ऐसे एक चैनल स्टार्ट हो रहा है चंडीगढ़ का, डे एंड नाइट न्यूज़ चैनल, तो उसमें जॉब करेंगे आप? मैंने कहा करूँगा। तो तब मुझे एक जॉब मिली वहाँ पर कैमरामैन की जम्मू में। तो एज ए कैमरामैन जम्मू में? हाँ, चंडीगढ़ का चैनल? चंडीगढ़ का चैनल था। तो ब्यूरोज होते हैं हाँ, ना, डिफरेंट स्टेट्स में ब्यूरोज रखते हैं। तो जम्मू का जो ब्यूरो थे उसमें मेरे साथ एक रिपोर्टर थे, और मैं वहाँ पर कैमरामैन, मेरे को जॉब मिल गई। 3-4 साल जॉब की वहाँ पर। फिर एक टाइम ऐसा आया कि उस चैनल के रिपोर्टर को कहीं और अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने शिफ्ट किया। तो मुझे उन्होंने बोला कि भाई आप क्या करेंगे? मैंने कहा मेरे को अगर आप मौका दे तो मैं रिपोर्टिंग भी कर सकता हूँ। तो मेरे एडिटर थोड़ा सा हंसे, कहते यार कहाँ कर पाएगा? मैंने कहा दो ना मौका। तो उन्होंने मुझे मौका दिया। मैंने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया। फर्स्ट इंटरव्यू जो कंडक्ट किया वो डिप्टी सीएम होते थे तब यहाँ पे, डॉक्टर निर्मल सिंह। उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया, अच्छा हो गया। ऑफिस वालों को पसंद भी आया। तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो थोड़ा सा रिपोर्टिंग भी करना स्टार्ट कर दे। बस वो दिन और आज का दिन, लोग मुझे डोगरा जर्नलिस्ट के नाम से जानते हैं। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया की तरफ आना शुरू हुआ। यहाँ पर U4U वॉइस से मैंने पहली फेसबुक लाइव वीडियो स्टार्ट की थी। आज तो कई लोग करते हैं, बट आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने यहाँ पर फेसबुक लाइव वीडियो स्टार्ट की थी। तो बस उसके बाद जेके चैनल में आने का मौका मिला। अब मेरे को जेके मीडिया में लगभग 3 साल हो गए हैं, और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम कर रहा हूँ। लोग जानते हैं, लोग प्यार करते हैं, और आप जैसे मित्र भाई कभी कभी इंटरव्यू देने का मौका भी देते हैं। ये तो मेरे लिए बड़ी बात है सर, आप दे रहे हो मौका। तो आशीष भैया, जर्नी तो सुन के आपकी बहुत मज़ा आया। अब मैं पूछना चाहूँगा, आज प्रेजेंट की बात, खासकर ये जो अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, थोड़ा सा गरमाया हुआ है जम्मू हमारा। तो कई बार क्या होता है ना, आप गुडविल से ही क्वेश्चन पूछते हो किसी को, या नॉर्मली भी किसी को क्वेश्चन पूछते हो, तो सामने वाला ना कुछ ऐसे एक्सप्लोड कर देता है ना, स्पेसिफिकली हमारे पॉलिटिशियंस हो गए या कोई और भी हो गया, वो ऐसे ऐसे खुद को एक्सप्लोर करते हैं ना सामने। आपने कोई क्वेश्चन पूछ दिया, आपने आराम से पूछा, आपने एक काम वे में पूछा, लेकिन उनका सामने से कुछ ऐसा रिस्पांस आता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। तो मैं जानना चाहूँगा आशीष भैया, इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान आप खुद को कैसे मैनेज करते हो? देखिए, एक तो जो डेली बेस पे जितने भी इंटरव्यू रहते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस के हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स के होते हैं। देखिए, जो पॉलिटिशियन है ना, आजकल की जो पॉलिटिक्स है ना, बड़ी डिफरेंट हो चुकी है ना। आप समझेंगे कि मतलब हर एक पॉलिटिशियन को चाहिए कि भाई वो दूसरे पॉलिटिशियन का नाम ले, उसका सहारा ले अपने आप को, है ना, हाईलाइट करने के लिए। तो आजकल ज़्यादातर यही चलता है, एक लीडर ने दूसरे लीडर के ऊपर निशाना साधा, दूसरे ने उसके ऊपर साधा। उसी बीच पे हमारे जो वीडियोस हैं वो बड़े ट्रॉल भी होते हैं, वायरल भी होते हैं। तो और जो आपने बात बोली कि बड़ा काम वे से आप बात करते हैं, तो ये एक मेरी, अब आप इसको क्वालिटी कह लें, कुछ भी कह लें, बड़े लोग बोलते हैं। मैं सवाल बड़े कामली, बड़ा प्यार से, आराम से ही पूछता हूँ। हालांकि अगला आदमी चाहे उस पे उसका रिएक्शन जैसा मर्जी हो, लेकिन मेरा रिएक्शन बिल्कुल काम होता है। और अभी कोई पूछ भी रहा था कि भाई इतना आप काम कैसे रहते हैं, तो मैंने कहा कि यही एक अच्छे जर्नलिस्ट की भी पहचान होती है कि आप कितने आराम से अपनी बात रखते हो। और आपको जो सुनने वाले हैं वो ज़रूरी नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स हैं। मेरे को सुनने वाले, एक जो रेडी पे मूंगफली बेच रहा है ना, वो भी आज मोबाइल पे, फेसबुक पे वीडियोस देखता है, तो हमारे जम्मू की वीडियोस सामने आती हैं। तो उसको भी समझ आना चाहिए कि आशीष कोहली क्या बोल रहा है और क्या पूछ रहा है, कि इतना ऐसा आपका लिहाजा होना चाहिए बात करने का कि अगले बंदे को समझ आए और अगला बंदा कंफर्टेबली आपको सुने। आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। मैं एक दिन अपने ऑफिस गया, तो हमारे ऑफिस में ना सिर्फ पेंटिंग का काम चल रहा था। तो वहाँ पर एक जो पेंटिंग कर रहे थे ना, मैं नहीं जानता कौन, मैं वो कौन था बंदा,
मैं वहां से निकल रहा था तो वो बंदा पेंटिंग छोड़ता छोड़ता नीचे आ गया, उतर गया नीचे ना सीढ़ी से, तो उसने मुझे रुकवा लिया, भैया भैया रुको। मैंने कहा हाँ जी। तो भैया मैं यूपी से हूँ, तो मैं जम्मू में ना 2 साल से काम कर रहा हूँ और मैं आपका न्यूज़ देखता हूँ। तो मुझे बड़ा मतलब अजीब लगा क्योंकि यूपी का बंदा है और इसको हमारे जम्मू की न्यूज़ में क्या इंटरेस्ट है और हमारे चैनल में इंटरेस्ट देखता है लोग। तो मैंने उसको बोला आप तो यूपी के, हम तो यूपी की कोई न्यूज़ नहीं चलाते, तब भी आप देखते हो? कहते नहीं, आपके जो बोलने का तरीका है मैं हमेशा देखता हूँ, आप बड़े प्यार से बात करते हैं, बड़े आराम से बात करते हैं और मेरे को जम्मू की सब न्यूज़ मिलती है। और मैंने अपने जो जम्मू के लोग हैं उनको भी बताया कि ये चैनल है और ये भैया न्यूज़ दिखाते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई हमें सुनने वाले एक पेंटर भी है जो जिसका कोई लेना देना नहीं है न्यूज़ के साथ, है ना, उसको क्या करना है पॉलिटिशियंस के साथ, लेकिन वो एक पेंटिंग का काम करता है, लेकिन फिर भी वो सुनता है। तो आपकी बात करने के तरीके में इतना प्यार, इतना लिहाज होना चाहिए कि आपको सुनने वाले जो लोग हैं ना वो आपको सुने और सुन के उनको भी लगे कि हाँ ये बंदा कोई बात कर रहा है। तो जब भी मैं राजनेताओं के साथ बात करता हूँ, चाहे वो एक्सप्लोड हो जाएं, लेकिन अपना मेरा लिहाज वैसे ही रहता है। और तभी आप देखेंगे कि कई बार मेरे साथ नाराज भी होते हैं और मैंने कई राजनेताओं को एक्सपोज भी किया उनकी चीज़ों को, लेकिन वो मना कभी नहीं करते मेरे को इंटरव्यू देने से। लेकिन वही आशीष भाई, आप खुद को कंट्रोल कैसे कर लेते हो उस टाइम? मतलब आपने आराम से ही क्वेश्चन पूछा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक बड़ी वायरल वीडियो हुई थी, शायद आप समझ जाओगे। आपने ऐसे ही भीड़ में चल रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड्स थे आसपास, बड़े सीनियर नेता थे वो, तो उनसे आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था किसी टॉपिक के रिलेटेड, उन्होंने एकदम से इतनी जोर से बोला, सारी ऑडियंस रुक गई, लेकिन फिर भी आप उधर काम रहे। तो मैं वही जानना चाहूँगा, कैसे आप उस मोमेंट में इतने काम रहते हो? देखिए, एक तो वो जो मूवमेंट होती है ना, सबसे पहली बात यह है कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं, ये भी एक उस टाइम सोचने की बात है ना कि हमारे ऑडियंस कितनी है। हमें काम इसलिए रहना है क्योंकि हम एक पत्रकार हैं, मैं एक पत्रकार हूँ और मुझे अपने पत्रकारिता की गरिमा का पता है, इसलिए मैं काम रहता हूँ। बाकी सिचुएशन के हिसाब से क्या होता है आगे। तो आशीष भैया, ये तो आपके कामनेस के ऊपर आ गए हम। तो दूसरा एक चीज़ है कि जिसके लिए आप जाने जाते हैं, बुरी चीज़ों को एक्सपोज करना, गलत लोगों को एक्सपोज करना, गलत एक्टिविटीज़ को एक्सपोज करना, जिसके लिए आप बहुत फेमस है, स्पेशली इस कोविड-19 के टाइम में। चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को एक्सपोज करना हो, या फिर किसी चीज़ की शॉर्टेज हो रही है उसको एक्सपोज करना हो, या फिर किसी ब्यूरोक्रेट से फेस टू फेस वो क्वेश्चंस पूछना हो जो बाकी नहीं पूछ पाते। तो इसमें मैंने देखा आपकी आंखों में ना डर नहीं होता है, यू आर वेरी फियरलेस। मतलब कभी ऐसा लगा नहीं है कि आप डर रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि सामने वाला इंसान बहुत हाई पावर पे, हाई अथॉरिटी है उसके पास। नहीं, ऐसा आपके साथ कभी नहीं होता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा आशीष भैया, आप इतना फियरलेस कैसे रहते हो? एक एग्जांपल दूंगा। आज से ना ठीक 2 साल पहले मेरे एक मित्र हैं और उनका नाम है तेजिंदर सिंह, और आई थिंक आई हैव हर्ड अबाउट हिम। तो वो मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझसे बात की कि ना यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, SMGS हॉस्पिटल। तो वहाँ पर ना एक सिख फैमिली की एक लेडी है, वो बड़ी बीमार थी। तो वो बीमार थी, उनके फैमिली वाले ना उस लेडी को ना घर से निकाल के ना हॉस्पिटल छोड़ा है। तो जब मैं उनके पास गया तो मैंने उनको पूछा, माता जी क्या बात है? तो उन्होंने बताया, अपने मतलब पंजाबी में उन्होंने मेरे से बात की, फिर मैंने भी उनसे बात की, मैंने उनकी न्यूज़ टेलीकास्ट की। आपको सच बताऊं कि उनका बेटा या उनकी बेटी या उनकी फैमिली आए ना आए, लेकिन इतने सारे लोग आ गए, और इतने सारे लोग, उसमें सिख कम्युनिटी के लोग भी आए, हिंदू कम्युनिटी के लोग भी आए, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी आए, जो उनकी हेल्प करने के लिए आए। और उसके बाद जो उस लेडी ने मेरे को आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम्हारी वजह से इतना लोग आ गए और मेरी हेल्प करने के लिए आए, तो इतना अच्छा लगता है इंसान को ना। जिससे आपका सवाल था कि गुस्सा कई बार लोगों को आता है और आप फिर भी आप फेयरलेसली सवाल करते हो। आप सोच रहे होंगे कि मैं जवाब कुछ और दे रहा हूँ, ये जवाब सीधे आप ही के सवाल से जुड़ेगा। जब आपको खुशी होती है ना कि आपके काम से कोई इंसान को इंसाफ मिलता है, एक बेघर को घर मिलता है। अब वो जो लेडी थी, उसको घर से निकाल दिया था, लेकिन उसको बाद में लेने के लिए कितने लोग आ गए उसकी हेल्प करने के लिए। तो जो दिल को खुशी मिलती है ना, उससे आपका जितना भी डर है ना वो सारा भाग जाता है।
और जब आपने ग्राउंड में ये चीज़ देखी हो और आप उस चीज़ को हाईलाइट करें तो आपको कभी डर नहीं लग सकता। इसीलिए मैं किसी भी ब्यूरोक्रेट को जब भी पूछता हूँ ना तो मैं बिना डरे पूछता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे सामने मैं देख चुका हूँ। हॉस्पिटल में अभी कोविड में लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे थे, हॉस्पिटल में कोविड की सिचुएशन में वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे। जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी और जब वहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आते हैं एक दिन राउंड के लिए, तो मैं उनको ओपनली पूछता हूँ, आप आए हैं तो यहाँ पर बेड शीट्स आ गई हैं, आप आए हैं तो लोगों को यहाँ पर जो है ग्लूकोज उनको मिल रहा है फ्री में, आप आए हैं तो उनको सिरिंज बाहर से नहीं लाने देनी पड़ रही है, लेकिन आप जाएंगे फिर नहीं होंगी। फिर नहीं होगी। तो मेरे में इस चीज़ में क्यों डर आएगा, क्योंकि मैंने ये सब कुछ देखा है। और लोगों की बात करते हुए अगर वो लोग मेरे ऊपर कोई FIR भी लगाते हैं या मेरे ऊपर कोई कंप्लेंट भी लगाते हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी पहली और लास्ट प्रायोरिटी है हमारी पब्लिक। जो मेरी पब्लिक को यहाँ पर इंसाफ मिलना चाहिए। एक बार एक हॉस्पिटल में एक शख्स था, आज से ये 5 साल पुरानी बात है, मैं तब U4U वॉइस में था। एक शख्स था, उसको ना हॉस्पिटल में लिफ्ट के पास ऐसे ही वो पड़ा हुआ था और वो 4 दिन से पड़ा हुआ था और लोगों ने समझा कि उसकी डेथ हो चुकी है और लोगों को भी ये लग रहा था क्योंकि उसकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। तो मैंने 1-2 लोगों को पूछा तो कहते नहीं इसके साथ कोई नहीं आई, मर चुका है। लेकिन मैंने बड़ा ध्यान से देखा तो उसकी सांसें चल रही थी। मैंने एक तो उसी टाइम अथॉरिटीज़ को बताया और उसी टाइम न्यूज़ भी चलाई, क्योंकि मुझे पता है अथॉरिटीज़ को जब आप बताते हैं तो अथॉरिटीज़ अपना काम करने में शायद 1 घंटा भी लगा सकती है, लेकिन उससे पहले मेरी न्यूज़ अथॉरिटीज़ को यहाँ पर खींच के ले आएगी। मैंने उसी टाइम वहाँ पे लाइव वीडियो की, तब 4G चल रहा था और उस शख्स को वहाँ पर फिर हॉस्पिटल की टीम आती है, उसको उठाती है और उसका इलाज शुरू होता है। और जब वो ठीक होता है 15 दिन के बाद मैं उसके पास जाता हूँ, वो इतना खुश होता है, मतलब एक वृद्ध आदमी था, ओल्ड मैन था, बट उसका जो आशीर्वाद आपको मिलता है ना, उससे आपका सारा डर खत्म हो जाता है। तो मेरा जो डर है वो लोगों की वजह से ख़त्म होता है, जिन लोगों की मैं हेल्प करता हूँ। हेल्प करने वाला तो भगवान है। हाँ, मैं ज़रूर एक अपनी जर्नलिज़्म, अपनी मीडिया के माध्यम से उनकी चीज़ को आगे तक पहुँचाता हूँ ताकि उनका कुछ ना कुछ हल हो सके। बिल्कुल, बहुत अप्रोप्रिएट आंसर था ये, जो आपका ये लोगों का प्यार हम कह सकते हैं, ये लोगों का आपको प्यार ही है, लोगों का जो लोगों का प्यार प्यार है। आज मेरे यंगस्टर्स का प्यार है, यंग लड़कों का, बच्चे कितना प्यार करते हैं। छोटे छोटे बच्चे कई बार बोलते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं और अच्छी लगती हैं उनको। और बच्चे आज तो 7th 8th क्लास के बच्चे भी फ़ोन करते हैं, हमारी जी फ़ीस ले रहे हैं स्कूल वाले, जबकि अथॉरिटीज़ ने बोला है कोविड में फ़ीस नहीं लेनी। तो अच्छा लगता है कि जब आपको एक 7th क्लास का बच्चा भी अप्रोच कर रहा है कि दैट ही इज़ अप्रोचिंग मी फॉर दिस राइट कॉज, तो बड़ा खुशी होती है कि भाई इसको लगता है कि यार एक 7th क्लास के बच्चे को भी लगता है कि ये भैया कुछ हेल्प कर सकता है। तो बस इसी चीज़ से आपका डर ख़त्म हो जाता है, और जब आप जस्टिस की बात करते हो तो ऑटोमेटिकली डर आपको लगेगा ही नहीं। तो भैया जैसे आपका एक्सपोज करने का नेचर है अच्छी बुरी चीज़ों को, इस वजह से आपको कॉल्स तो काफ़ी आती होगी, अच्छी कॉल्स, तारीफों के लिए कॉल्स, थ्रेड कॉल्स, गालियाँ भी बड़ी पड़ती होगी शायद। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे, अगर आप इफ़ यू आर विलिंग टू शेयर, अगर कोई थ्रेड कॉल की स्टोरी अगर आपके दिमाग में ऐसी है, किसी ने आपको फ़ोन किया हो ऐसे ही धमकाने के लिए कुछ भी, भले ही यू डोंट शेयर द नेम, बट अगर आप बताना चाहते हो ऐसी कोई स्टोरी। ऐसी स्टोरी एक नहीं है, काफ़ी सारी हैं, लेकिन मैं ये स्टोरीज़ शेयर करता ही नहीं हूँ किसी के साथ। अब आपने अभी तक बड़े सारे इंटरव्यूज़ हुए हैं, कई लोगों ने ये सवाल पूछा, आपने भी पूछ लिया, तो आपको भी बताता हूँ। कई बार ना इस तरह की कॉल्स आती हैं, और इस तरह की कॉल्स का मेन कारण क्या होता है, मैं उस कॉल में क्या बात होती है, क्या वो कहते हैं, मैं वो आपको तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ इस कॉल के आने के पीछे कारण क्या है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मैं आपके इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले ही बात कर रहा था कि हमारे जम्मू में ना जर्नलिज्म की तरफ कोई देखता भी नहीं था। आज जम्मू को अगर जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना, तो ये सब मेहनत है हमारे यहाँ के जितने भी जर्नलिस्ट हैं ना, जो जम्मू में काम कर रहे हैं, लड़के हैं लड़कियाँ हैं, जितने भी काम कर रहे हैं उनकी मेहनत है। तो जब आप जम्मू के हिडन जो इश्यूज थे, जब आप उनको बाहर ला रहे हो, हिडन इश्यूज को जो आज तक किसी ने बाहर लाया ही नहीं है ना। बाकी स्टेट्स में जर्नलिज्म को इतना बढ़ावा दिया जाता है, स्टूडेंट्स पढ़ के इसी फील्ड में आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पर नहीं करते हैं। तो जब वो चीज़ आपके हिडन इश्यूज जो किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये बाहर भी आ सकते हैं,
तो जब वो बाहर आते हैं ना तो ऑटोमेटिकली लोगों को तो परेशानी होगी, तो उस परेशानी के ही चलते वो लोग फ़ोन कॉल्स भी करेंगे, थ्रेट भी दे सकते हैं। मेरे को जो मैक्सिमम थ्रेट्स कॉल्स तब आती हैं जब जब कोई टेररिस्ट अटैक कश्मीर में होता है और टेररिस्ट उसमें मारे जाते हैं, और मैं ज़रूर उस चीज़ को कवर करता हूँ, और मैं बड़ा निडरता के साथ एक आतंकवादी को आतंकवादी ही बोलता हूँ। मैं आतंकवादी को अननोन गनमैन नहीं बोलता, जो आप कश्मीर के कई सारे पत्रकारों के मुंह से सुनेंगे, कश्मीर की कई सारी अखबार ये चीज़ लिखती है। मैं आतंकवादी को एक आतंकवादी ही बोलता हूँ। इसलिए हो सकता है कि उस आतंकवादी के जो समर्थक हैं उनको परेशानी होती हो ये चीज़ सुन के, तो उस परेशानी का जो रिज़ल्ट होता है वो फ़ोन कॉल्स में वो कर सकते हैं। बट उसमें ना ही मैं घबराता हूँ ना मैं डरता हूँ, क्योंकि जब आपने बात रखनी है अपनी निडरता के साथ रखनी है, और जब आपने ये ठान ही लिया है कि आपने लोगों की हेल्प करनी है, तो फिर उसमें ये फ़ोन कॉल्स कुछ लेकिन कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो फ़ोन कॉल्स करने वाले हैं ये कहीं मेरे चाहने वालों को, जिनको मैं प्यार करता हूँ, उनको कोई डैमेज पहुँचाए? कभी ऐसा आपके दिमाग में से कोई थॉट नहीं आता? इतना उनमें दम ही नहीं है, इतना उनमें दम ही नहीं है, क्योंकि अच्छाई को बुराई ख़त्म नहीं कर सकती है, अच्छाई हमेशा जीतती है। और ये कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनका काम ही ये होता है कि यहाँ पर ना ह्यू एंड क्राई मचा रहे, लोग जो हैं शांति से ना रहें, तो बुराई कितने दिन रहेगी? कुछ दिन। तो अभी थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन हो गया था, अभी थोड़ा सा लाइटर साइड आते हैं। तो सोशल मीडिया पे तो आप एक अच्छी खासी फॉलोइंग है आपकी, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। आपसे फॉलोइंग है, मैं इसे प्यार करता हूँ। ठीक है सर, प्यार है, अच्छा खासा प्यार है आपका सोशल मीडिया पे, तो डेफिनेटली बहुत सारी बातें तो होती रहती होगी। तो मैं ये जानना चाहूँगा, आज तक आपने अपने बारे में सबसे ज़्यादा मतलब यूजलेस र्यूमर क्या सुना है सोशल मीडिया पे? आशीष कोहली की शादी हो चुकी है। आप अनमैरिड हो अभी तक? हाँ, और Unmarried? ये कई सारे र्यूमर फैलाते रहते हैं, अच्छा। और हर बार जब मैं सुनता हूँ तो बड़ा हंसी आती है। एक में तो यहाँ तक भी बोल दिया इसकी शादी हुई है और एक बार डाइवोर्स भी हो चुका है। हे भगवान, तो बहुत हाई लेवल के आपके साथ गेम्स हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती है, बट मज़ा आता है। थैंक यू। थैंक यू। तो इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो आशीष भैया, जैसे कि प्यार आपका लोगों को बहुत है, आपसे प्यार सोशल मीडिया पे दिखता है, तो आपने जब कैमरा के सामने आए थे, उसके बाद जब आप पॉपुलर होना शुरू हुए, तो मैं जानना चाहूँगा आपकी पहली सेल्फी मूवमेंट कैसी हुई थी और लगा कैसा था तब आपको? एक बार की बात है, वो सेल्फी मूवमेंट नहीं है, वो एक बड़ी अच्छी मूवमेंट है। मैं ओल्ड सिटी में ना, जम्मू के पक्काडंगा इलाके में था, तो वहाँ से निकल रहा था, तो एक ना ओल्ड लेडी गांव की, अब पता नहीं कौन सा गांव था, मैं भूल गया हूँ इस बात को ना, 3-4 साल हो गया। तो मैं निकल रहा था ऐसे ही शूटिंग करते करते, तो मेरे साथ मेरा कैमरामैन भी था, तो उस महिला ने, वृद्ध महिला ने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो रुक मैं रुक गया। अच्छा, फिर मैं पूरा अनकोट डोगरी में बताऊंगा जो उन्होंने मुझसे बात की कि तू वही मुड़ा है ना जिदी मैं रील दिखनी होनी है। रील, यू नो, रील आई नो, रील वो पुरानी टेप्स होती है ना, वो ब्लैक कलर की रील, मैक, आप उसे अगर आपने बॉलीवुड की लैंग्वेज में, हॉलीवुड की लैंग्वेज में कहना तो मैगजीन रील, तो तू वही मुंडा जेड़ी मैं रील देखनी होनी है, रील मतलब वो बोलना चाहती है कि मैं तेरे को मोबाइल पे या टीवी पे देखी होगी कोई वीडियो, तो मैं क्या हाँ जी माता जी मैं वही हूँ, तो हाँ बड़ा शैल बोलना होना तू, मैं तेरी 1-2 फिल्मां देखियां नो डोगरी च, तू गलबात करा दा ही। मैं क्या शुक्रिया थोड़ा, बड़ा शुक्रिया, तुस दिखते हो। तो दैट वाज अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट, कि मुझे लगा नहीं था कि मतलब कहाँ एक इतनी ओल्ड लेडी और वो वीडियो देखती है, और शी रिकॉग्नाइज्ड मी इन ए क्राउड, इतने लोगों में उसने मुझे रोका और बोला तेनू मैं देखनी नहीं है, तू वही रील आ मुड़ा है। तो वो मुझे बड़ी ना मतलब मेरे लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट थी, जो मेरे को ज़िंदगी भर मतलब याद भी रहेगी और याद रहनी भी चाहिए, कि कुछ ऐसे लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं जो आपने कभी मतलब लगा ना हो आपको कि ये लोग भी आपको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं।
सो सेल्फी मूवमेंट्स तो काफ़ी सारी हुई हैं, बट दिस वाज माय हैप्पीएस्ट मोमेंट जो उस ओल्ड लेडी द्वारा मुझे बुलाया गया था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था। एंड मैंने बड़े लोगों से शेयर किया और बड़ा अच्छा लगा मुझे। वो मोमेंट मैं कभी भूलूंगा नहीं, जो अब तक की मुझे सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट लगती है। तो ये फर्स्ट मोमेंट था आपका सर? नहीं, ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हाँ। हुए हैं, बट ये वाला मोमेंट मेरे को याद इसलिए है क्योंकि सबसे यूनिक था। एक बार उत्तराखंड में गया हुआ था अपने मेरी फ्रेंड की शादी थी, तो वहाँ पर हम ऐसे ही मेरे फ्रेंड के साथ हम गाड़ी में गए थे, तो मैंने उसको बोला मेरा फ्रेंड वीरेन, तो जिस फ्रेंड की शादी थी उसका नाम भव्या, तो हम गए हुए थे तो देहरादून में, तो हम गाड़ी में थे, तो मैंने वीरेन को बोला गाड़ी यहाँ लगाते हैं, हम ऐसे ही लोकल टैक्सी में ट्रैवल करते हैं जो टेम्पोज होते हैं। वो कहता ठीक है, तो हम लोकल और जो टेम्पो था उसमें बैठ गए बाज़ार घूमने में। तो घूम रहे थे तो वहाँ पर एक लड़का मिला, तो उसने मुझे रोका, मैं आपका यूट्यूब फॉलोअर हूँ, मैंने आपको यूट्यूब में उत्तराखंड देहरादून दैट टाइम, तो मैं आपका यूट्यूब फॉलोअर हूँ। मैंने कहा आप जम्मू से हो? कहता नहीं नहीं, मैं देहरादून से हूँ, लेकिन मैं आपको यूट्यूब पे फॉलो करता हूँ, आपको मैं काफ़ी देर से चाहता था कि मैं आपसे मिलूँ, आप आज मेरे ही शहर में हो, तो मैं आपके साथ एक फ़ोटो लेना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, ये मेरे लिए बड़ा एक सौभाग्य है, आप मेरे साथ फ़ोटो लेंगे, और मैंने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि देहरादून में कोई मुझे सुनता है। देन अभी केदारनाथ गया था मैं, तो केदारनाथ में मुझे एक प्रोफेसर साहब मिले जो कि दिल्ली में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। तो उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया, वहाँ पर खाना खा रहे थे हम, रात को डिनर कर रहे थे एक ढाबे पे वहाँ पर। देन ही ऑल्सो टुक ए सेल्फी विद मी। तो ये सारी चीज़ें अच्छा भी लगता है कि मेरे को बड़ा प्यार करते हैं लोग, और ये प्यार बना रहे, भगवान शिव शंकर महादेव की कृपा है। तो आशीष भैया, स्टार्ट आपने अपनी जर्नी की एज अ कैमरामैन से, तो आज डोगरा जर्नलिस्ट के नाम से आप जाने जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा आशीष भैया, ये आशीष कोहली और डोगरा जर्नलिस्ट आशीष कोहली में अब क्या फ़र्क है? उस टाइम के आशीष कोहली में और आज के डोगरा जर्नलिस्ट आशीष कोहली में क्या फ़र्क है? उस टाइम भी मैं डाउन टू अर्थ था, आज भी मैं डाउन टू अर्थ हूँ, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। उस टाइम मैं चीज़ों को एज ए कैमरामैन देखता था, आज मैं चीज़ों को एज ए पत्रकार देखता हूँ, एज ए जर्नलिस्ट देखता हूँ। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट ये ज़रूर फ़र्क सामने आया है कि जब आप एक कैमरा पर्सन होते हैं तो आप चीज़ों को सिर्फ कैमरा एंगल से ही देखते हैं कि कौन सा एंगल जो है किस ऑब्जेक्ट का जो है मुझे सही मिलेगा, तो मैं ये चीज़ लोगों को दिखाऊंगा ना, कैमरा एंगल्स। बट आज मैं कैमरा एंगल्स के साथ साथ उस न्यूज़ एंगल को भी देखता हूँ जो पहले नहीं देखता था, है ना। बीइंग ए कैमरामैन यू ओनली फोकस ऑन ए सब्जेक्ट कि आपको ये शूट करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, वाइट बैलेंस देखो, शटर स्पीड देखो, अपर्चर देखो, वाइड कितना चाहिए, शॉर्ट कौन सा चाहिए, मिड एंगल, क्लोजअप, वाइड एंगल, ठीक है। बट आज मैं स्टोरी को उस हिसाब से देखता हूँ कि मेरे को इस स्टोरी में लोगों तक क्या मैसेज पहुँचाना है, इस तरह से। और दूसरी बात, डोगरा जर्नलिस्ट मुझे पत्रकार बनने के बाद ये लोगों द्वारा दिया गया एक टैग है जो लोगों ने मुझे दिया, टाइटल दिया, और मैं दिन रात बस यही कोशिश करता हूँ कि ये जो उन्होंने मुझे एक टाइटल दिया है, इतना प्यार दिया है, एक नाम दिया है, उस नाम की गरिमा को मैं कम ना होने दूँ और ही बढ़ाऊँ, ताकि लोग अपने डोगरा पत्रकार से जो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं ना, उनको वो मिले। तो बाकी पर्सनैलिटी वाइज ऐसा कोई फ़र्क आया इन 20 सालों में जर्नलिज्म में? नहीं, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको, डाउन टू अर्थ में पहले भी था, आज भी हूँ। तब भी मैं जलेबी गोल मार्केट सड़क के ऊपर ही खड़ा होकर खाता था, आज भी मैं जलेबी गोल मार्केट में सड़क के ऊपर ही खड़ा होकर खाता हूँ उसी तरह से। तब भी मैं एक ही जलेबी लेता था, आज भी मैं एक ही जलेबी लेके खाता हूँ, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आज भी मेरे जो उस टाइम जो मेन मेरी चीज़ें थी जहाँ पे मैं जाता था, आज भी वहाँ जाता हूँ, तो वो सब वैसा ही है, कुछ बदला नहीं है, और मैं बदलना चाहता भी नहीं हूँ, मैं उसी चीज़ में रहना चाहता हूँ। बाकी काम में काफ़ी बदलाव आया है, दिन ब दिन सीखने का मौका मिलता है, बड़े सारे लोगों ने मुझे सिखाया है,
मैं उनका कभी भी हमेशा आभार देता हूँ कि भाई उन लोगों ने मुझे सिखाया है और मैं सबका आभारी हूँ। और दिन ब दिन सीख रहा हूँ, अभी भी कई सारी चीज़ें जो और सीखनी है, ताकि जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करूँ और रोशन करूँ। तो आशीष भैया, आपके हिसाब से जर्नलिज्म की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? क्योंकि गूगल पे तो ये सब किताबी भाषा पढ़ के मैं समझना नहीं चाहता हूँ। मैं एक रियल जर्नलिस्ट से बाय हार्ट सुनना चाहता हूँ कि जर्नलिज्म की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। देखिए, जर्नलिज्म आजकल हर दिन चेंज हो रहा है। Hey guys, so this beautiful conversation was shot at Castle Grill, Gandhinagar, Jammu, which according to me is a very beautiful and elegant place that I have ever visited in Jammu. And I recommend you all to do visit this place with your family, with your friends. And food is great, the place is great, and you're going to have good memories. Thank you for watching the podcast.